तो हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आप सब भावी अध्यापक होने वाले हैं और ये आज की जो हमारी क्लास है वो 13वीं क्लास है हमारी। और ये 13वीं क्लास जो है ये हिंदी शिक्षण की है, हिंदी शिक्षण। और आज हम लोग एक नया यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं 13वीं क्लास में। यूनिट आज हम लोग 3 का ए पढ़ने वाले हैं। 3 का ए पढ़ने वाले हैं। जो यूनिट 3 के ए में है वो क्या है कि हिंदी शिक्षण की हम विधियों के बारे में पढ़ेंगे कि हिंदी शिक्षण की कौन-कौन सी विधियां हैं। तो आपको तो पता ही होगा कि हिंदी के अंदर क्या-क्या आते हैं। गद्य आते हैं, हिंदी के अंदर गद्य आते हैं, पद्य आते हैं और क्या आता है, व्याकरण आता है। तो सबसे पहले आज की जो ये वीडियो है इसमें हम गद्य शिक्षण की विधियां पढ़ेंगे कि गद्य यदि हमें क्लास में पढ़ाना है तो गद्य पढ़ाने के लिए हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। गद्य शिक्षण के क्या उद्देश्य होते हैं, सबसे पहले हम ये जानेंगे। उद्देश्य में हम लोग दोनों उद्देश्यों को देखेंगे कि सामान्य उद्देश्य क्या हैं और विशिष्ट उद्देश्य क्या हैं। फिर उसके बाद हम लोग गद्य शिक्षण के अंग के बारे में पढ़ेंगे कि भाई गद्य शिक्षण कितने प्रोसेस में होता है और गद्य शिक्षण पढ़ाते समय हमें मुख्य किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद हम आपको गद्य शिक्षण पढ़ाने की कुछ विधियों के बारे में बताएंगे कि गद्य शिक्षण पढ़ाने के लिए हमें किन किन विधियों का प्रयोग कक्षा में करना चाहिए। तो गद्य शिक्षण की आज हम बात करने वाले हैं। फिर अगले क्लास में हम लोग पद्य शिक्षण की बात करेंगे और उसके अगले क्लास में हम लोग व्याकरण शिक्षण की बात करेंगे। तो आई होप चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। तो यदि आप चैनल पे यदि आप नए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। किसका लिंक मिल जाएगा? टेलीग्राम चैनल का। तो आप इसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जो पीडीएफ होती हैं आपको मैं यहीं पे दे सकता हूँ। तो हिंदी शिक्षण की बहुत ही बेहतरीन क्लास चल रही है। यदि आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए। और अभी हम लेसन प्लान इसके बाद बताएंगे 2-3 क्लास के बाद। तो लेसन प्लान आप चाहते हैं कि आपका हिंदी में न छूटे तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे, हम क्या बात करते हैं? गद्य गद्य शिक्षण के सामान्य उद्देश्य। सबसे पहले हम देखते हैं कि गद्य शिक्षण के सामान्य उद्देश्य क्या हैं। तो देखिए, आप एक नोट कॉपी और एक पेन लेके बैठ जाइए। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ आप नोट डाउन करते चलिएगा। गद्य शिक्षण जो पढ़ाने के सामान्य उद्देश्य होते हैं उसमें पहला आप लिख लीजिए कि विद्यार्थियों को शब्द सूक्ति सूक्तियां मतलब लोकोक्ति और मुहावरों का ज्ञान कराना। किस चीज का ज्ञान कराना? मुहावरों का ज्ञान कराना। ये आपका गद्य शिक्षण का पहला सामान्य उद्देश्य है। इसके बाद आप दूसरे सामान्य उद्देश्य में क्या लिखेंगे? दूसरे सामान्य उद्देश्य में आपको लिखना है कि शब्दों की क्या बच्चे व्याख्या सही सही कर सकें। शब्दों की व्याख्या, शब्दों की रचना सही सही से कर सके बच्चे। शब्दों की व्याख्या और शब्दों की रचना एवं शब्दों का सही प्रयोग कर सके। क्या कर सके? शब्दों का सही प्रयोग कर सकें। शब्दों का सही प्रयोग कर सकें, इतनी हमें उनके अंदर क्षमता लानी है। यानी कि इतनी उनके अंदर व्याकरण की क्षमता विकसित हो सके कि जो बालक है वो शब्दों की व्याख्या सही से कर सके, शब्दों की रचना सही से कर सके और शब्दों का सही से प्रयोग कर सके। ये भी आपके गद्य शिक्षण के सामान्य उद्देश्य होते हैं। फिर इसके बाद क्या है? इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या है। इसके बाद जो आपका तीसरा उद्देश्य होगा वो क्या होगा? आपको लिखना है भाषा के शास्त्रीय पक्ष। कौन सा पक्ष? शास्त्रीय पक्ष। शास्त्रीय पक्ष का यहाँ पे आपका उद्देश्य व्याकरण से है। किससे है? भाषा के शास्त्रीय पक्ष और गद्य की विभिन्न
लेखन शैलियों, गद्य की विभिन्न लेखन शैलियों का विद्यार्थियों को ज्ञान प्रदान करना। भाषा के शास्त्रीय पक्ष, भाषा के शास्त्रीय पक्ष, देखिए थोड़ा सा गड़, तो समझिए क्या बोलना चाह रहा है। थोड़ा सा अभी दिक्कत होगा क्योंकि ये टेक्निकली प्रॉब्लम है, मैं ये ऐसे ब्लैक बोर्ड पे पहली बार पढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी तो उसको एडजस्ट कीजिएगा। जो आपका गद्य शिक्षण का तीसरा सामान्य उद्देश्य है वो क्या है? भाषा के शास्त्रीय पक्ष। शास्त्रीय पक्ष का मतलब क्या है दोस्तों? शास्त्रीय पक्ष मतलब व्याकरण, कि भाई आप गद्य पढ़ा रहे हैं क्लास में तो उसमें व्याकरण भी तो थोड़ा थोड़ा आएगा ना, कि जैसे समानार्थी शब्द हो गए, विलोम शब्द हो गए, ये सारी चीज़ें, तो बच्चे उसको समझ सकें। और गद्य की विभिन्न लेखन शैलियों का ज्ञान प्रदान करना। जब आप गद्य की विभिन्न लेखन शैली देखते हैं कि भैया उसमें कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है, कौन सा उसमें भाव प्रकट हो रहा है, तो इन सारी चीज़ों का विद्यार्थियों को क्या हो, नॉलेज प्राप्त हो सके। इसके बाद जो आप अगला उद्देश्य इसमें लिखेंगे वो अगला उद्देश्य क्या लिखिएगा? आपका अगला उद्देश्य आपको हिंदी गद्य शिक्षण के सामान्य उद्देश्य में लिखना है कि जो बच्चे हैं उनको ऐतिहासिक घटनाओं, किस चीज़ का? ऐतिहासिक घटनाओं, ऐतिहासिक घटनाओं, पौराणिक पौराणिक कथानकों, पौराणिक कथानकों, सांस्कृतिक मूल्यों, सांस्कृतिक सांस्कृतिक मूल्यों, धार्मिक विश्वासों, धार्मिक विश्वासों, सामाजिक दशाओं, सामाजिक दशाओं, मानव जीवन के विभिन्न पक्षों का, मानव जीवन के विभिन्न पक्षों का ज्ञान हो सके। तो हमने अगले उद्देश्य में क्या हम पढ़ रहे हैं कि जो बच्चे हिंदी गद्य शिक्षण जब पढ़ते हैं तो उनके माध्यम से उन्हें ऐतिहासिक घटनाओं का भाई ज्ञान प्रदान हो सके। वो महात्मा गांधी की घटना पढ़ रहे हैं, चाहे फिर वो रानी लक्ष्मीबाई की कविता पढ़ते हैं, तो उनको क्या होता है, इतिहास की घटनाओं का ज्ञान प्रदान होता है। पौराणिक कथानकों का ज्ञान प्रदान होता है कि हमारे जो संस्कृति थी पहले क्या थी, सांस्कृतिक हमारे मूल्य क्या हैं, हिंदी गद्य शिक्षण के माध्यम से बच्चे समझ पाते हैं। धार्मिक विश्वास क्या हैं, सामाजिक दशाएं क्या है कि जो हमारा समाज है वो किस प्रकार से उसका स्वरूप है, और मानव जीवन के विभिन्न पक्ष क्या होते हैं, इनसे बच्चे परिचित हो सकें, या कह लीजिए कि इन सभी पक्षों का बच्चों को ज्ञान हो सके। फिर हम इसी क्रम में अगला उद्देश्य देखेंगे हिंदी शिक्षण के सामान्य उद्देश्य में। जो हमारा अगला उद्देश्य है, अगला उद्देश्य में आप लिख लीजिए, ये आपका 5वां उद्देश्य है। क्या है? पूर्ण मनोयोग से, पूर्ण मनोयोग से सुनने और सुनकर अर्थ ग्रहण करने योग्य बनाना। भाई इस कौशल का भी बच्चों के अंदर विकास हो सके कि वो जब गद्य शिक्षण क्लास में चल रही हो तो उसको पूर्ण मन यानी रुचि के साथ सुन सकें, और सुनकर उस गद्य शिक्षण का क्या अर्थ है उस अर्थ को भी वो ग्रहण कर सकें, यानी कि उस अर्थ को भी वो समझ सकें, इतना बच्चे योग्य बन जाएं। इसी क्रम में हम एक सामान्य उद्देश्य और देख लेंगे, बाकी तो बहुत सारे हैं, उस हिसाब से हम देखेंगे तो काफ़ी यहाँ पे समय, हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो एक क्या है, ये जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि भाई हिंदी गद्य शिक्षण का क्या एक उद्देश्य है, तो शुद्ध उच्चारण, शुद्ध उच्चारण, उचित गति एवं उचित आरोह अवरोह के साथ, उचित गति आरोह अवरोह के साथ बालक पठन कर सके। भाई वो जब भी किताब को पढ़े बालक, तो क्या उचित गति और शुद्ध उच्चारण, आरोह अवरोह के साथ बालक पठन कर सके। अगर आपको आरोह अवरोह, उचित गति, शुद्ध उच्चारण सब नहीं पता है तो आगे की क्लास यदि आपने नहीं देखी है पिछली क्लास है तो उनको देख लीजिएगा।
तो आपको पता चल जाएगा। तो सामान्य उद्देश्य में यही हम 6 उद्देश्य लिख लेते हैं, बाकी तो बहुत हैं तो उतना नहीं लिखना चाहिए। तो ये सामान्य उद्देश्य आप लिख देंगे। फिर इसके बाद आपको दूसरा क्या होता है, हिंदी शिक्षण में विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। हिंदी शिक्षण के गद्य शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। तो जो आपके विशिष्ट उद्देश्य होते हैं वो आपके पाठ से संबंधित होते हैं कि भाई आप कौन सा पाठ पढ़ा रहे हैं, कौन सा प्रकरण पढ़ा रहे हैं, तो उस प्रकरण से संबंधित आपको विशिष्ट उद्देश्य में आपको 3 स्तर पर उद्देश्य लिखने होते हैं। पहला भाई ज्ञानात्मक स्तर पर आपको उद्देश्य लिखने होंगे कि जो पाठ बच्चे पढ़ रहे हैं उस पाठ का बच्चों को ज्ञान प्रदान हो। दूसरा आपका बोधात्मक स्तर होता है कि जो पाठ बच्चे पढ़ रहे हैं उस पाठ के भाव को बच्चे समझ पाएँ। और तीसरा आपका क्रियात्मक होता है। तो क्रियात्मक में क्या होगा कि जो पाठ बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें जो भी प्रेरणाएं हैं उसका प्रयोग बच्चे जीवन में कर सकें। तो ये चीज़ आपको देखना होता है विशिष्ट उद्देश्य में। तो जब भी आप हिंदी की गद्य शिक्षण करेंगे तो उसमें आपको 2 प्रकार के उद्देश्य लिखने होंगे। एक तो सामान्य उद्देश्य जो मैंने अभी 6 बताए, और दूसरा आपको विशिष्ट उद्देश्य जो कि आपके पाठ और प्रकरण से संबंधित होंगे। और बाकी आपको लेसन प्लान के लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको आगे बताएंगे कि कैसे लेसन प्लान बनाना है। अभी आप एक हल्की इस वीडियो में जान लीजिए। फिर इसके बाद अब हम जो दूसरी चीज़ पे बात करेंगे, हम बात करेंगे कि हिंदी गद्य शिक्षण के अंग क्या क्या होते हैं। गद्य शिक्षण के अंग क्या क्या हैं। हिंदी शिक्षण के हम देखेंगे कि अंग क्या क्या होते हैं, कि भाई अगर हमको क्लास में हिंदी का गद्य शिक्षण करना है तो क्या क्या करना होगा। तो जो पहला नंबर पे आता है उसे हम बोलते हैं आदर्श वाचन। और फिर इसके बाद इसी के बाद आपका हो जाता है अनुकरण वाचन। और अनुकरण वाचन में ही आप करा देते हैं उच्चारण संशोधन। उच्चारण संशोधन। तो इतनी चीज को आगे समझ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, जब भी आप क्लास में गद्य का शिक्षण करने जाएंगे तो शिक्षक क्या होता है, आदर्श वाचन में क्या होता है कि पाठ का आदर्श वाचन करता है। जैसे महात्मा गांधी का पाठ है तो पाठ को पहले शिक्षक पढ़ेगा। आदर्श वाचन के अंतर्गत पहले शिक्षक पढ़ेगा। तो उसमें क्या होता है कि शुरुआत में जब शिक्षक क्लास में जाएगा तो वो आदर्श वाचन करेगा, यानी पाठ को पढ़ना प्रारंभ करेगा शिक्षक। फिर इसके बाद कुछ लाइन में पढ़ के बच्चों से उसका अनुकरण वाचन करवाएगा। अनुकरण वाचन में क्या होता है, कक्षा के कुछ विद्यार्थियों से अनुकरण वाचन कराना आवश्यक होता है। इससे उनकी वाचन क्षमता में वृद्धि होती है तथा यह ज्ञात हो जाता है कि उनका उच्चारण दोष मुक्त है या नहीं। कठिन पदों के उच्चारण का बार बार अभ्यास अनुकरण वाचन के समय ही कराया जाता है। जब आप बच्चों से किताब को पढ़वाइएगा, गद्य की किताबों को, तो आप वहाँ बच्चा क्या होगा, उच्चारण में कहीं कहीं मिस्टेक करेगा, गलत कहीं पे बच्चा उच्चारण करेगा। तो आप उसको बताएंगे कि बच्चा ऐसे नहीं, इस चीज़ को ऐसे पढ़ते हैं। जैसे वो परमात्मा को क्या पढ़ता है, परमात्मा पढ़ता है, परमात्मा। तो आप उसको बताएंगे कि नहीं बालक रुको, यहाँ पे ये परमात्मा नहीं परमात्मा होता है। तो सबसे पहले शिक्षक क्या करेगा, आदर्श वाचन करेगा, यानी पाठ को खुद पढ़ेगा। इसके बाद अनुकरण वाचन में कतिपय छात्रों यानी कुछ छात्रों से उसी पाठ को आगे से पढ़वाएगा। जहाँ से वो पढ़ के छोड़ा रहेगा शिक्षक उसी के आगे से बोलेगा अब तुम पढ़ो। फिर वो जब बच्चा पढ़ेगा तो उस समय जो उच्चारण में मिस्टेक करेगा उसमें वो उच्चारण में संशोधन भी कराएगा कि बच्चा तुम इसको गलत पढ़ रहे हो, इसको तुम सही पढ़ो, यज्ञ नहीं इसको यज्ञ बोलते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। अब आगे हम देखेंगे कि गद्य शिक्षण के अंग में जो दूसरा चीज़ है वो क्या है। जो दूसरा चीज़ है दोस्तों यहाँ पे क्या है मैं बता रहा हूँ। दूसरा चीज़ है आपका गद्य की व्याख्या। गद्य की व्याख्या शिक्षक क्या करेगा, गद्य की व्याख्या फिर करेगा। तो गद्य की व्याख्या करते समय क्या क्या ध्यान रखना होता है मैं बता रहा हूँ। गद्य की व्याख्या जब शिक्षक करेगा तो उसे भाषा के कार्य पे ध्यान रखना है कि भाई भाषा के कार्य में हमें क्या करना है। जब भी गद्य की व्याख्या शिक्षक करेगा तो उसका उद्देश्य होता है कि हम बच्चों के शब्द भंडार में क्या कर सकें, वृद्धि कर सकें।
बच्चों के शब्द भंडार में हम क्या कर सकें, वृद्धि कर सकें, शब्द भंडार को बढ़ा सकें। जो विद्यार्थी के शब्दकोश हैं उसको हम बढ़ा सकें, किसके माध्यम से, गद्य के माध्यम से। जो गद्य में कथनें कही जाती हैं, जो गद्य का सारांश है, उसके माध्यम से उसकी व्याख्या करते हुए हम शब्द भंडार जो विद्यार्थियों का है उसको हम बढ़ा सकें। तो इसमें क्या होता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जब भी आप गद्य शिक्षण की आपको व्याख्या करना होगा तो उसके लिए आपको किन किन चीज़ों का भाषा कार्य के अंतर्गत आपको ध्यान रखना है, तो आप समझ लीजिए और उसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको क्या होता है कि जितने भी समानार्थी शब्द हैं, कौन से शब्द हैं, समानार्थी शब्द हैं, समानार्थी शब्द हैं, वो आपको बच्चे को बताना है कि देखो ये शब्द इसके समान है, जैसे भास्कर का सूर्य हो गया, वसुंधरा की पृथ्वी हो गई, इस टाइप से। और उसके बाद जितने भी अनेकार्थी शब्द हैं, अनेकार्थी शब्द हैं, उसको भी आपको बच्चे को बताना है कि जैसे कर का किरण, हाथ का सारंग, कमल, इस प्रकार से आपको बताना है कि जो एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं, जैसे कनक का सोना, इस प्रकार से। फिर सहचर शब्द, सहचर शब्द भी आपको बताना है, जैसे हम ईश्वर को ही देश बोल देते हैं, अन्वेषण को आविष्कार बोल देते हैं। तो इस प्रकार से समानार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, सहचर शब्द की व्याख्या करते हुए आपको गद्य की जो शिक्षण है उसको आगे बढ़ाना है। इसके बाद आप साथ ही साथ विलोम शब्द आप बताएंगे बच्चों को। कोई शब्द समझ में नहीं आएगा तो विलोम शब्द के माध्यम से समझाएंगे। जैसे कि आ गया सत्य, तो बच्चा सत्य नहीं जानता है कि सत्य क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि तुम झूठ बोलते हो, तो बोलेगा कि हाँ सर कभी कभी बोले हैं। तो जब तुम झूठ नहीं बोलते हो तो क्या होते हो, तुम सत्यवादी होते हो, मतलब कि असत्य के माध्यम से उसको आप सत्य का मतलब समझा देंगे। और इसी के अंतर्गत आपको क्या करना है, उसके बाद आपको क्या करना है कि जब आप गद्य शिक्षण की व्याख्या करेंगे तो आपको शब्द रचना के माध्यम से भी कुछ शब्दों को समझाना होगा। शब्द रचना में आप कैसे समझाएंगे, उपसर्ग के माध्यम से समझाएंगे, प्रत्यय के माध्यम से समझाएंगे, संधि के माध्यम से समझाएंगे, समास के माध्यम से समझाएंगे। मतलब कि शब्दों को खंडित खंडित करके आप उसका अर्थ समझाएंगे बच्चों को। और उसके बाद आप अगर कोई शब्द का अर्थ समझ बच्चों को नहीं आ रहा है तो उसका वाक्य में प्रयोग करके आप बच्चों को उसका अर्थ समझाएंगे। और फिर किसी शब्द का अर्थ समझ नहीं आ रहा तो व्युत्पत्ति, यानी कि वो शब्द किस मूल रूप से निकला है, यानी कि उस शब्द का जन्म कहाँ से हुआ है, इस चीज़ को आप बताकर उस शब्द का अर्थ बालक को समझाएंगे। फिर कुछ शब्द ऐसे भी आ जाते हैं हिंदी गद्य शिक्षण में जिसको कि आपको व्याख्या करके समझाना होगा। व्याख्या यानी कि आपको उदाहरण दे के समझाना होगा। जैसे कि उदाहरण के लिए आप मान सकते हैं कि अध्यात्म शब्द आपके पाठ में आ गया, तो बच्चा अध्यात्म का शब्द तुरंत नहीं समझ पाएगा, तो आप उसको उदाहरण के माध्यम से समझाएंगे कि बालक जब हम लोग ईश्वर के भक्ति में अग्रसर हो जाते हैं, हमें जब मोक्ष की प्राप्ति करनी होती है तो हम अध्यात्म की तरफ आगे बढ़ते हैं। मतलब हम जब ईश्वर की दुनिया में चले जाते हैं, साधना, भक्ति, पूजा पाठ, तो उसे अध्यात्म कहते हैं। निर्वाण जैसे शब्द कोई आ गया पढ़ाते समय, तो निर्वाण हम समझाएंगे कि जब कोई व्यक्ति संन्यास ले लेता है और वो उसे ईश्वर के अलावा और कुछ भी नहीं दिखता है तो उसे हम निर्वाण कहते हैं, यानी मोक्ष की प्राप्ति करने को हम निर्वाण कहते हैं। तो इस प्रकार से जब भी आप गद्य का शिक्षण करेंगे और गद्य की व्याख्या करेंगे तो गद्य की व्याख्या के अंतर्गत आपको समानार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, सहचर शब्द यानी पर्यायवाची शब्द, विलोमार्थी शब्द, शब्द रचना, वाक्य प्रयोग, व्युत्पत्ति के द्वारा, व्याख्या के द्वारा आपको गद्य की व्याख्या करना है। फिर इसके बाद आपको क्या देखना है, इसके बाद आपको आगे देखना है पद की व्याख्या के अंतर्गत कि जो मुहावरे आएंगे, उसमें जो मुहावरे आएंगे, जो कहावतें आएंगे, उन मुहावरे और कहावतों का आपको बच्चों को अर्थ भी समझाना है और उसका वाक्यों में प्रयोग भी करके बताना है। वाक्यों में प्रयोग करके भी बताना है जिससे बच्चों के शब्दकोश में भी वृद्धि हो सके और जो बच्चा है वो मुहावरों और कहावतें जिस रेफरेंस में कही गई हैं उनका भाव भी वो समझ सके। तो आपको इस प्रकार क्या करना है कि गद्य शिक्षण की व्याख्या करना है। गद्य शिक्षण की आपको व्याख्या करना है। इसके अंतर्गत जब भी आप गद्य शिक्षण की व्याख्या कीजिएगा, जब भी आप गद्य की व्याख्या कीजिएगा
तो आप ये 3 चीज़ें मुख्यतः ध्यान रख सकते हैं। पहला क्या होता है? उद्बोधन, उद्बोधन। और दूसरा क्या होता है? स्पष्टीकरण, स्पष्टीकरण। और तीसरा क्या होता है आपका? प्रवचन। उद्बोधन का क्या मतलब होता है? उद्बोधन का मतलब होता है कि जैसे कि हम गद्य की व्याख्या कर रहे हैं, तो हम कोई चीज़ों को दिखाकर हम भैया गद्य की व्याख्या कर देंगे। अब इसमें हम क्या क्या दिखा सकते हैं? जैसे चार्ट पेपर हो गया, मॉडल पेपर हो गया, कोई वस्तु हो गया, यानी प्रत्यक्ष चीज़ों को हम इसमें दिखाकर हम बच्चों को गद्य का भाव समझा सकते हैं। जैसे हम बच्चों को महात्मा गांधी पढ़ा रहे हैं, तो हम महात्मा गांधी के कुछ चित्र ले आएंगे, जिससे कि हम दिखा पाएंगे कि गांधी जी देखो ऐसे दिखते थे, वो एक डंडा लेते थे, धोती कुर्ता सिंपल पहनते थे, जैसे कि वो सादा जीवन उच्च विचार के व्यक्ति थे। हम उनकी विचारधारा को चित्र के माध्यम से समझा सकते हैं। फिर उसके बाद तो ये हो गया कि हम प्रत्यक्ष चीज़ों को जब दिखाकर गद्य की व्याख्या करेंगे तो वो उद्बोधन के अंतर्गत आ जाएगा। और स्पष्टीकरण के अंतर्गत क्या आएगा? स्पष्टीकरण में तब आएगा कि जब हम गद्य के कथनों को धीरे धीरे एक एक कथनों को बता कर स्पष्ट कर आगे बढ़ेंगे। तो स्पष्ट हम गद्य के कथनों को कैसे करते हैं? पर्यायवाची शब्द का उदाहरण देंगे। कोई शब्द अगर समझ नहीं आएगा बच्चों को तो विलोम शब्द का बच्चों को उदाहरण देंगे। और उसके बाद संधि, प्रत्यय, उपसर्ग, ये सब के माध्यम से हम बच्चों को चीज़ें समझाएंगे कि देखो ये शब्द संधि, मतलब कोई शब्द का अर्थ नहीं समझ आ रहा है तो संधि के माध्यम से उसको हम तोड़ के समझाएंगे कि इस शब्द का देखो अर्थ होता है। जैसे विद्यालय आ गया तो हम बताएंगे विद्या प्लस आलय, यानी कि ज्ञान का मंदिर को ही हम विद्यालय कहते हैं, जहाँ पे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से स्पष्टीकरण में हम समानार्थी शब्द, क्या कहते हैं, स्पष्टीकरण में हम किसका किसका प्रयोग करेंगे? विलोम शब्द हो गया आपका, और विलोम शब्द के बाद आपका क्या हो गया? विलोम शब्द, संधि, प्रत्यय, उपसर्ग, समास, इन सब के माध्यम से जब हम शब्दों की व्याख्या करते हैं तो वो स्पष्टीकरण के अंतर्गत आ जाता है। प्रवचन में हम क्या करेंगे? आपने पंडित जी को गांव में सुना होगा, प्रवचन देते हैं, धीरे धीरे एक एक लाइन को कहते हैं और एकदम व्याख्या कर करके, मतलब आराम से उसको बता के आगे बढ़ते हैं। तो प्रवचन के अंतर्गत हम मुहावरों का, कहावतों का प्रयोग कर सकते हैं। अगर हमें किसी मुहावरे और कहावत का अर्थ समझाना है, गद्य में कोई मुहावरा आ गया है, कहावत आ गया है, तो उसको हम प्रवचन के माध्यम से समझाएंगे। कोई पर्यायवाची शब्द है, समानार्थी शब्द है, तो उसको भी हम प्रवचन के माध्यम से समझा सकते हैं कि देखिए, सूर्य को ही बालक भास्कर कहा जाता है, कनक को ही सोना कहा जाता है, अधगत गगरी छलकत जाए, मतलब जिसके अंदर कम ज्ञान होता है वो बहुत ज़्यादा बोलता है। तो इस प्रकार से प्रवचन के माध्यम से हम मुहावरों, कहावतों, समानार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द को स्पष्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं प्रवचन विधि के माध्यम से। स्पष्टीकरण में संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, इन सभी चीज़ों को हम स्पष्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। उद्बोधन में हम किसी प्रत्यक्ष चीज़ को दिखाकर गद्य की व्याख्या करते हैं। तो आपको गद्य की कैसे पढ़ाना है, आपको कुछ न कुछ आइडिया जरूर आ गया होगा। इसके बाद जो तीसरा गद्य शिक्षण का अंग होता है, वो तीसरा क्या होता है? विचार विश्लेषण। क्या होता है? विचार विश्लेषण, विचार विश्लेषण। इसको एक नाम और इसका बोलते हैं, इसको हम इस नाम से भी बोल सकते हैं, विषय संबंधी योग्यता, विषय संबंधी योग्यता। यानी कि हमने सबसे पहले क्या किया? आदर्श वाचन किया, बच्चों से अनुकरण वाचन करवाया, फिर हमने उच्चारण संशोधन भी करवा दिया, उसके बाद हमने गद्य की व्याख्या की, और गद्य की व्याख्या करने के बाद अब हम विचार विश्लेषण पे आते हैं। यानी कि विषय संबंधी योग्यता, जो प्रकरण हम पढ़ा रहे थे, जो पाठ हम पढ़ा रहे थे, बच्चा उसमें कितना योग्य हो गया, यानी बच्चा उस प्रकरण को कितने अच्छे से समझ पाया। तो इसमें हम क्या क्या ध्यान देते हैं, आपको ये देखना है कि जो छात्र है, जो छात्र है, जो छात्र है वो गद्य को भाई हम कई खंडों में करके पढ़ाएंगे। हम एक बार में तो पूरा गद्य पढ़ा नहीं देंगे, कुछ कुछ खंड करके पढ़ाएंगे। तो जो छात्र है वो प्रत्येक के खंड को स्पष्ट कर सके, यानी कि प्रत्येक के खंड का वो अर्थ समझ सके कि प्रत्येक के खंड क्या कह रहा है गद्य का। इसके बाद हम क्या देखेंगे कि जो गद्य के भाव हैं, जो गद्य में तथ्य यानी सूचनाएं हैं, जो गद्य में विचार प्रस्तुत किए गए हैं,
उसको क्या करे, बालक हृदयंगम कर सके, यानी बालक उस भाव को समझ सके। ये चीज़ हम विचार विश्लेषण में ध्यान रखेंगे। और इसका पता हम कैसे लगाएंगे, इसका पता हम बच्चों से बोधात्मक प्रश्न करके लगाएंगे। जब हम गद्य की व्याख्या करेंगे उसके बाद हम बच्चों से भाई कुछ प्रश्न करेंगे, जिसके माध्यम से हमको पता चल जाएगा कि बच्चा गद्य को समझ पाया है कि नहीं समझ पाया है। इसके बाद हम विचार विश्लेषण में क्या देखते हैं, इसके बाद हम विचार विश्लेषण में ये देखते हैं कि जो गद्य में हमने उसको पढ़ाया है उसको वो अपने भाषा में अभिव्यक्त कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। जैसे कि हम उसको कोई पाठ पढ़ा दिए कि रानी लक्ष्मीबाई पाठ पढ़ा दिए, तो हम बच्चों को खड़ा करके पूछेंगे बताओ तुम इस पाठ से क्या सीखे, तो वो कुछ ना कुछ बताएगा जो उस पाठ से वो सीखा रहेगा। अगर हम उसको 2-4 लाइन 5 लाइन सब बता देते हैं और उससे फिर शीर्षक पूछते हैं कि बताओ जो पाठ हम पढ़ रहे थे उसका शीर्षक क्या है, यानी प्रकरण क्या है, तो बच्चा यदि प्रकरण पाठ का नाम बता दे रहा है मतलब बच्चा ने पाठ को सही से पढ़ा है। फिर उससे हम सारांश भी पूछ सकते हैं कि इसका सारांश बताओ कि आज हमने पाठ में क्या क्या पढ़ा, तो बच्चा बताएगा कि हम महात्मा गांधी का जन्म पढ़े, फिर महात्मा गांधी के जीवन परिचय पढ़े और महात्मा गांधी के घटनाओं के बारे में पढ़े। सारांश भी बता दिया, मतलब कि बच्चा ने गद्य को समझ लिया है। उसके बाद हम भावार्थ पूछेंगे कि भाई ये पाठ का भावार्थ क्या था, तो बच्चा बताएगा कि इस पाठ का भावार्थ ये था सर कि रानी लक्ष्मीबाई देश के प्रति समर्पित थी, उन्होंने भारत देश के लिए अपने जानों की आहुति दी थी, वो देश से बहुत प्रेम करती थी। तो इस प्रकार से जब बालक आप पाठ को अपने भाषा में अभिव्यक्त कर दे, पाठ का शीर्षक बता दे, पाठ का सारांश बता दे, पाठ का भावार्थ बता दे, मतलब आप समझ सकते हैं कि विद्यार्थी ने क्या है कि गद्य शिक्षण, मतलब जो हमने उसको गद्य शिक्षण कराया है कहीं ना कहीं विद्यार्थी उसको समझ चुका है। आखिरी चीज़ क्या है इसमें, चरित्र चित्रण। जैसे हम महात्मा गांधी का पाठ पढ़ा रहे हैं तो महात्मा गांधी के कुछ आदर्श भी होंगे, तो अगर बच्चा चरित्र चित्रण को समझ चुका है तो महात्मा गांधी की तरह व्यवहार भी अपने जीवन में करेगा। ये भी उद्देश्य होता है गद्य शिक्षण का कि भैया उसका आदर्श, उसका जो नैतिक आदर्श है वो भी, उसको भी हम सुंदर बना सकें। तो और जो घटना उसके अंदर हमने पढ़ाया है, जो विवरण पढ़ाया है, उसका बच्चा वर्णन कर सके कि महात्मा गांधी जी सत्य का पालन क्यों करते थे, अहिंसा का पालन क्यों करते थे, वो बता सके। भाव एवं विचार सौंदर्य को परख सके। ये सारी चीज़ें हम विचार विश्लेषण में करते हैं। इसके अलावा लास्ट चीज़ हम जो करते हैं वो समीक्षात्मक दृष्टिकोण बालक के अंदर लाते हैं। समीक्षात्मक दृष्टिकोण। समीक्षात्मक दृष्टिकोण में क्या होता है कि जो भी गद्य हमने उसको पढ़ाया है वो उसके दोनों पक्षों की बात करेगा कि इसमें क्या मेरिट है, यानी कि क्या गुण है और क्या अवगुण है, क्या मेरिट है और क्या डिमेरिट है। यानी कि मेरिट और डिमेरिट जब बच्चा समझ जाता है पाठ के तथ्यों की, तो आप समझ सकते हैं कि बच्चे ने पाठ को समीक्षात्मक दृष्टिकोण से अध्ययन कर लिया है। तो इस प्रकार से आपको गद्य शिक्षण करनी होती है। तो आज के वीडियो में हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने गद्य शिक्षण के उद्देश्य पढ़े। उद्देश्य में हमने 2 चीज़ें पढ़ी कि भाई सामान्य उद्देश्य क्या होते हैं और विशिष्ट उद्देश्य क्या होते हैं, और दोनों हमको किस प्रकार से लिखने हैं ये भी हमने जाना। और आगे की पाठ योजना में और हम इसको स्पष्ट कर लेंगे कि भैया हमको कैसे लिखना है। उसके बाद हमने गद्य शिक्षण के अंग को जाना कि भैया गद्य शिक्षण यदि हमें करना है तो कितने अंग में उसको हम कर सकते हैं, यानी कि प्रमुख क्या होता है, गद्य शिक्षण पढ़ाते समय में प्रमुख किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो उसमें हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा कि भैया आदर्श वाचन करना होता है, आदर्श वाचन करना होता है। फिर इसके बाद अनुकरण वाचन करना होता है, अनुकरण वाचन करना होता है। और इसके बाद उच्चारण संशोधन हमको कराना होता है, उच्चारण संशोधन कराना होता है। ये सारी चीज़ें एक लाइन में होती हैं। फिर इसके बाद हमको क्या करना होता है, गद्य की व्याख्या करना होता है, गद्य की व्याख्या करना होता है। गद्य की व्याख्या हम कितने माध्यम से करते हैं, उद्बोधन, स्पष्टीकरण, और तीसरा क्या मैंने बताया था, प्रवचन। प्रवचन के माध्यम से हम करते हैं, उद्बोधन, स्पष्टीकरण और
प्रवचन। और इसके बाद हमने क्या बताया कि भैया विचार विश्लेषण कराया जाता है कि बच्चा ने जो प्रकरण है उसके भाव को समझा है कि नहीं। तो ये हो गया, हमने उद्देश्य को देखा, अंग को देखा। अब हम लास्ट में क्या देखेंगे कि हिंदी शिक्षण पढ़ाने की विधियां क्या हैं। कुछ विधियां हैं जिन्हें आप एकदम जल्दी जल्दी में हम देखेंगे कि क्या विधियां हैं। और विधियां बहुत ही सरल हैं, कोई बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। जो पहला विधि है वो क्या है आपकी अर्थ कथन प्रणाली। अर्थ कथन प्रणाली विधि आप नोट बनाते चलिएगा, इसके अंदर जो मैं बता रहा हूँ आप उसको लिख लीजिएगा। जो अर्थ कथन प्रणाली होता है, इसमें क्या होता है, गद्यांश में आए कठिन कठिन शब्दों का अर्थ बताते हुए आगे शिक्षक बढ़ता है। जैसे कि आप कोई पाठ पढ़ा रहे हैं, ये लाइन है, इसमें कुछ ना कुछ लिखा है, तो इसमें कहीं ना कहीं कठिन शब्द भी आए होंगे। तो जो शिक्षक पढ़ाएगा तो आगे इस कठिन शब्द का अर्थ बताएगा, फिर आगे बढ़ जाएगा, इस कठिन शब्द का अर्थ बताएगा, फिर आगे बढ़ जाएगा। तो यानी कि कथनों का अर्थ बताते हुए जब शिक्षक आगे बढ़ के पढ़ाता है तो उसको हम अर्थ कथन प्रणाली कहते हैं। फिर उसके बाद जो दूसरा विधि है वो क्या है, व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि, व्याख्यान विधि में शिक्षक क्या करता है कि ज़्यादा सक्रिय रहता है। जो व्याख्यान विधि होती है इसमें जो शिक्षक होता है आपका, वो क्या होता है, ज़्यादा सक्रिय होता है। कैसे, कितना सक्रिय होता है, ज़्यादा सक्रिय होता है। और जो छात्र होता है वो कम सक्रिय होता है। और जो छात्र होता है वो कम सक्रिय होता है। आप देखेंगे कि व्याख्यान विधि में जो शिक्षक है वो बोलता रहता है, ज़्यादा बोलता है, और बच्चे क्या होता है, ध्यानपूर्वक सुनते हैं। और ये व्याख्यान विधि बहुत ही प्राचीन विधि है, ये बहुत ही पहले से चलती आ रही है। जो हमारे गुरु होते थे वो प्रवचन देते थे, व्याख्या करते थे, और हम उनकी बातों को सुनते थे और कंठस्थ कर लेते थे, फिर आगे उसी ज्ञान को हम लोग आगे पढ़ा देते थे। तो ये व्याख्यान विधि है जो बहुत पहले से चलती आ रही है। इसके बाद जो अगला विधि है, अगला विधि क्या है, अगला विधि आपका तीसरा विश्लेषण विधि है। कौन सी विधि है, विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि में आप क्या नोट डाउन कर लेंगे कि कथन को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ के प्रश्नीकरण विधि द्वारा समझाएंगे। इसमें छात्र एवं शिक्षक दोनों सक्रिय रहते हैं। पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है विश्लेषण विधि में कि क्या कि छात्र और शिक्षक इसमें क्या होगा, बराबर के सक्रिय होंगे। कितने सक्रिय होंगे, बराबर, दोनों, यानी अंतर प्रक्रिया दोनों में होगी। और इसमें हम दूसरा चीज़ क्या ध्यान रखेंगे कि जो कथन हैं उनको हम छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देते हैं। कथन को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ के, छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ के किस विधि से पढ़ाते हैं, प्रश्नीकरण विधि, यानी प्रश्नों का इस्तेमाल करते हैं। प्रश्नों को पूछ पूछ के हम कथनों को समझा देते हैं। तो ये चीज़ हो गया विश्लेषण विधि में। फिर अगला विधि जो है गद्य शिक्षण को पढ़ाने का, वो है चौथा आपका समीक्षा विधि। समीक्षा विधि, समीक्षा विधि के अंदर आप नोट डाउन क्या कर लेंगे कि उच्च स्तर के लिए उपयोगी होती है ये विधि। उच्च स्तर में जब आपको बीए वगैरह में पढ़ाना होगा तो ये समीक्षा, भाई पाठ का मेरिट डिमेरिट, यानी कि आलोचनात्मक दृष्टि से जब हम पाठ को पढ़ते हैं तो क्या होता है कि चिंतन बच्चा कब कर पाता है, छोटे स्तर पे तो कर नहीं पाएगा। तो बड़े स्तर पे पढ़ाने के लिए ये विधि उपयोगी होती है। और ये विधि से तब गद्य शिक्षण को पढ़ाया जाता है जब छात्र क्या होता है, भाषाई पूर्णता प्राप्त कर लेता है, यानी भाषा पर उसका पूर्ण अधिकार होता है। उसको भाषा की पूरी व्याकरण आती है, भाषा के पूरे उसको अंग आते हैं, ध्वनि विज्ञान, अर्थ विज्ञान, शब्द विज्ञान, सारी चीज़ों, मतलब भाषा में वो मास्टर होता है। तब इस विधि से बच्चों को पढ़ाया जाता है। जैसे कि ग्रेजुएशन स्तर पे, पोस्ट ग्रेजुएशन स्तर पे इस विधि का उपयोग हो सकता है। तो आप आज की वीडियो में आई होप कि गद्य शिक्षण को कैसे पढ़ाना है भली भांति समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप हमसे कोई बातचीत करना चाहते हैं, तो आपकी कुछ क्यूरीज हैं, आप कुछ हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हमसे बात कर सकते हैं। कल की वीडियो में हम जो पढ़ेंगे, कल की वीडियो में हम पद शिक्षण के बारे में पढ़ेंगे कि हमको पद शिक्षण क्लास में किस तरीके से पढ़ाना चाहिए। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा व्याकरण शिक्षण पे चर्चा करेंगे, और फिर हम पाठ योजना कैसे बनाते हैं उस पे आ जाएंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप चैनल से जुड़े रहिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।